अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत अरसे के बाद सबसे मुलाकात हो रही है और उसकी कुछ वजूहात थी। पहली वजह आपने नोटिस किया होगा, गौर किया होगा कि हमारे चैनल पर मेरी वीडियोस कम आना शुरू हो गई कुछ अरसे से। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि गंदम की क्रशिंग के सीज़न में मुझे सांस के मसाइल दरपेश होते हैं, जिसकी वजह से वीडियोस बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और इस मरतबा क्योंकि मुझे एक वायरल इन्फेक्शन हुई, नज़ला ज़ुकाम हुआ, और उसके बाद फिर जब ये प्रॉब्लम आई तो वो थोड़ी सी बढ़ गई और उस वजह से मुझे काफ़ी मसला रहा 1.5 महीना तकरीबन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं रिकवर कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ फिर मुझे एक ऑफिशियल असाइनमेंट पर भेजा गया, और ये असाइनमेंट मेरी कंपनी की तरफ से थी कि आप जाएं और बड़े बड़े स्कूलों को देख कर आएँ, और मुझे अपने स्कूल को बेहतर करना था। तो उसके लिए मैं तकरीबन 11 दिन इस्लामाबाद, लाहौर, हसन अब्दाल और बड़े बड़े स्कूलों में हमने विज़िट किया और उन स्कूलों के बारे में जाना। बहुत अच्छे लोग हमें मिले उन स्कूलों में, उन्होंने बहुत हमारी रहनुमाई की, जानते भी थे, कई जगह पर मैंने लेक्चर्स भी दिए। लेकिन मैं ये ट्रिप लगाने गया था कि मैं स्कूलों की टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानूं और फिर जो हमारे यहाँ के करीब के स्कूल हैं उनको बेहतर किया जा सके। ज़हन में मेरा ये था कि मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊंगा स्कूल का जो कि मैं हर किसी के साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह इस चैनल से मैं हर किसी के साथ वो स्कूल का मॉडल ज़रूर शेयर करूंगा जो कि अभी मैं बना रहा हूं। तो उसमें पैसों का भी ख्याल रखा जाएगा, देखूंगा कि कैसे कम पैसों में आम स्कूल बेहतर हो सकते हैं। तो मैं आपको लेटेस्ट चीज़ों के बारे में, स्कूलिंग के बारे में, क्या प्रोग्राम्स आ रहे हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, फ्री चीज़ें कहाँ पर है, पूरे स्कूल के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन साथ साथ जब मैं इस पूरे 11 दिन के हिसार से बाहर निकला, क्योंकि एक दिन में हम 3-3 स्कूल विज़िट कर रहे थे और वो टॉप नॉच स्कूल थे, बेहतरीन स्कूल थे, तो मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारी तालीम का आज जो हाल है उसमें एक बहुत बड़ा जो अंसर है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का है। हाँ, मुझे मालूम है बहुत से लोग इस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़ुबान का आपके दिमाग की, क्योंकि मैं ब्रेन कोच हूँ, नशोनुमा से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। तो अगर आप ज़्यादा ज़ुबानें सीखते हैं तो आपके दिमाग उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता है। तो ज़्यादा ज़ुबानें सीखना बहुत अच्छा है दिमाग के लिए, हमें सीखनी भी चाहिए, लेकिन उसे ज़ुबान की हद तक सीखना चाहिए। यानी हमें वो लिखनी आए और हम उसे फ्लुएंसी के साथ, रवानी के साथ बोल सकें। बाहर के मुल्कों में भी ऐसे होता है। लेकिन क्या अभी सोचा है आपने कि सिंगापुर में या मलेशिया में मलाई ज़ुबान में साइंस पढ़ाई जाए, मैथ्स मलाई ज़ुबान में पढ़ाई जाए, या हर जगह पर जहाँ पर हर किस्म के बच्चे हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें वो लोग? ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है और इसकी एक वजह है, ये एक डिज़ाइंड फ्लॉ है जो कि डिज़ाइन किया गया है। मैं पहले ये समझता था कि अंग्रेज़ी बोलना शायद इस वजह से है कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि हमारे बच्चों को, हमारे 90% से ज़्यादा बच्चों को अंग्रेज़ी ज़ुबान उस तरीके से लिखने नहीं आती और बोलने नहीं आती। लेकिन जब मैं ये पूरा ट्रिप लगा कर आया, और मुझे पता है कि इस पे बहुत से लोगों का दिल दुखेगा, लेकिन कुछ चीज़ें सीधी रखनी चाहिए, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को पाकिस्तान में एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन रखने में एक बहुत बड़ा बिजनेस लोगों का छुपा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको जब पाकिस्तान बना था और उसके बाद इनको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती थी। मैं किसी की तरफ पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत से आपको इशारे भी दे रहा हूँ। और जब इंग्लिश इनको अच्छी आती थी, इनकी फैमिली मेम्बर्स को अच्छी आती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया कि हम एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को ही राइज रखें। हमारा बाकी सिस्टम उर्दू में था और हम इंग्लिश को एक तर्ज़ ज़िंदगी जो टॉप नॉच है, जो जिनको समझा जाता है कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसका सिंबल बना दिया जाए। उसकी वजह ये भी थी कि गोरे होकर हमारे मुल्क से गए थे, तो उनके असरात तो आज तक हैं, क्योंकि हमने अपना सिस्टम तो इवॉल्व ही नहीं किया, बनाया नहीं। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने लिए कुछ स्कूल बनाने शुरू किए, लेकिन बहुत जल्द उनको ख्याल आया
ان کے ذہن نے یہ ترکیب سوچی کہ اگر یہ اسکول جن میں ہمارے بچے پڑھ کر بڑی اچھی انگلش بول رہے ہیں، ان میں باقیوں کو بھی پڑھایا جائے اور اس کو بزنس اورینٹڈ کر دیا جائے، یعنی ہم باہر کی کمپنیوں کے لوگوں کو لیں، ہم بڑے بڑے اسکولوں کو لیں. میں سمجھتا ہوں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میک ڈونلڈ کی چین کو لوں. میک ڈونلڈ کا نام میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایجوکیشن میں نہیں ہے. تو ہم کسی بھی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی کو اسکولوں کو لیں اور یہاں پر آ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھا دیں جو کہ بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، اور وہ اسے رن کرنا شروع کریں، تو ہمارے پاس فائنینشلی ایک بہت بڑا اچھا ماڈل آ جاتا ہے. تو پاکستان میں اوپر کے جو ٹاپ نوچ ہے، انہوں نے پورے پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں آپ کو جگہ جگہ وہ لوگ نظر آئیں گے جو کہ ہر چیز میں انگلش بولنا پسند کرتے ہیں. اردو کو ایسے دیکھا جاتا ہے، میں ہر جگہ پر اردو بول رہا تھا، ایک دو جگہ لیکچر بھی دینے تھے تو میں نے ان کو کہا میں اردو میں لیکچر دوں گا، بجائے یہ کہ میں انگلش کی چیزیں یاد کروں اور جا کے اسٹیج پہ بول دوں، میں اردو میں لیکچر دوں گا. اور اس کی وجہ سے وہاں کے رولز چینج ہوئے اور انہوں نے اسے بائی لنگول کیا. تو ہماری زبان کی طاقت یہ ہے اگر ہمارے پاس اچھا مواد ہے. لیکن جس جگہ گیا مجھے احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جو اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے شہروں سے باہر کس طرح کے اسکول ہیں. بہت چند ڈاکٹر سبی انور جیسے لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ اسکولوں کا سوچتے ہیں، جو کہ اپنے اوپر اپنے آپ سے باہر نکل کر سوچتے ہیں. اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ انٹرویو دیا تو کتنی اچھی اردو میں دیا. میں ان کی اردو سن رہا تھا، ارد گرد والے بھی سن رہے تھے، تو ہم حیران ہو رہے تھے کہ ایسی اردو بھی بولی جاتی ہے. لیکن انگلش زبان کیوں استعمال کی گئی؟ ایک تو اس کو اسٹیٹس سمبل بنا دیا. اب اسٹیٹس سمبل سے کنیکٹڈ ہوتا ہے پیسہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو انگلش آنی چاہیے، چلیں جی جتنے بھی پیسے لگتے ہیں اس اسکول میں بھیج دیں، اسکول میں بھیج دیں، اسکول میں بھیج دیں. تو یہ ایک بزنس ماڈل بن گیا، بڑا اچھا بزنس ماڈل بن گیا، اور آپ ان بچوں ان سے بہت زیادہ پیسے لینے لگ گئے. حالانکہ یہ گورنمنٹ کا، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن ایک جیسی پرووائڈ کرے. اچھا، اب اس کا ایک اور بھی شاید فائدہ ہوا یا ہمیں نقصان ہوا کہ جب لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا، تو پھر آئیڈیا شیئرنگ نہیں ہوتی، انفارمیشن شیئرنگ نہیں ہوتی. جب میں نے تختی انگلش میں بنائی تھی، شروع میں بنائی تھی، تو سب سے پہلے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، سر ہمیں تو انگریزی آتی نہیں، آپ نے پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے اور انگریزی میں. تو ہم نے وہ ویب سائٹ تختی کی، اس کو بند کیا اور یہ چینل شروع کیا جو کہ اردو میں تھا، کیونکہ ہم اردو میں یہ چیزیں لانا چاہتے ہیں، ہمارا ہر بچہ پڑھ سکے، سمجھ سکے، مدرسے کا ہو، اسکول کا ہو، کالج کا ہو. لیکن جب آپ ایک ریگستان میں نخلستان بنا دیتے ہیں نا، انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں سائنس میں، میتھس میں، ایز اے لینگویج، کمیونیکیشن لینگویج، اس کو ایز اے زبان ضرور آنا چاہیے، لیکن اسکول میں ہر وقت انگریزی نہیں بولنی چاہیے. جب آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ ان اسکولوں کا حق مار رہے ہیں جو آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، جو بڑے اسکولوں سے سیکھنا چاہتے ہیں، جو بڑے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا نصاب الگ، ان کی ایکٹیویٹیز الگ، ان کے بولنے کا طریقہ الگ، سب کچھ. تو جو نچلے اسکول ہیں، جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں، جو چھوٹے شہروں میں پرائیویٹ اسکول ہیں، وہ آگے گروم نہیں کر پا رہے اس بیریئر کی وجہ سے. جاپان میں نیلے رنگ کے 4 نیلے کلر کے شیڈز کے 4 لفظ ہیں جاپانی زبان میں، ہماری زبان میں ایک ہے. وہ نیلے رنگ میں 4 رنگ دیکھتے ہیں. ان کی زبان کی وسعت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے. بہت سی ریسرچ سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جس زبان کو آپ بولتے ہیں اس کی وسعت کی وجہ سے آپ کے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. اردو زبان میں ہم نے کتنے ورڈز ایڈ کیے ہیں آج تک پاکستان بننے کے بعد، اور یہ ورڈز کیوں نہیں ایڈ کیے گئے، یہ الفاظ کیوں نہیں آئے؟ ڈاٹ پروڈکٹ، اردو میں کوئی ورڈ ہے ڈاٹ پروڈکٹ کا؟ ویکٹر پروڈکٹ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایلیٹ انگلش میں پڑھ رہی ہے، تو انہیں ضرورت کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر لفظ کا اردو میں ورڈ ہونا چاہیے، لیکن اردو زبان ترقی نہیں کر رہی. ہندی میں 2 لفظ ہیں ڈاٹ پروڈکٹ کے اور کراس پروڈکٹ کے یا ویکٹر پروڈکٹ کے. جب میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا، اپنے دوستوں سے جو انڈیا سے تعلق، انہوں نے مجھے بتایا 2 ورڈز ہیں ان کے اور وہ لکھتے بھی ہیں. تو جب ہماری زبان ایوالو نہیں کر رہی، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اوپر ایک باہر کی زبان کا غلبہ ہے، اور اس زبان سے لوگوں کا پیسہ جڑا ہوا ہے، لوگوں کی فائنینسز جڑے ہوئے ہیں، ایک پورے
टोले ने ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो समझता है कि अगर ये सिस्टम अंग्रेज़ी ज़ुबान वाला उड़ गया तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे, तो वो कैसे सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे, वो कैसे एक निज़ाम तालीम लाएंगे, वो कैसे एक लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, वो कैसे ये सोचेंगे कि चाइना ने भी तरक्की की है चाइनीज़ में, जापान ने तरक्की की है जापानीज़ में, तुर्की ने तरक्की की है टर्किश ज़ुबान में, जर्मनी ने तरक्की की है जर्मन ज़ुबान में, फ्रांस ने तरक्की की है फ्रेंच ज़ुबान में। सिर्फ एक अंग्रेज़ी का मॉडल नहीं है, अंग्रेज़ी को एज अ लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ी में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात, ऑफिस के काम, मीटिंग्स, हर चीज़ नहीं करना चाहिए। ये एक मगलूब कौम की अक्कासी करती है। और अफसोस ये है कि हमारे ऊपर वाले थिंक टैंक जो कि मगलूब हो चुके हैं, जिन्हें अपनी ज़ुबान पर भी फ़ख्र नहीं है, वो इसके बारे में 100 चीज़ें कहेंगे, 100 बातें कहेंगे और कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो ज़रूरत है, ये तो अब दुनिया का नॉर्म है। कल चाइनीज़ सुपर पावर बन जाएंगे तो फिर उसका मतलब ये कि हम साइंस चाइनीज़ में कर लेंगे। हजूर ऐसे नहीं होता। मुसलमानों की तारीख़ से जानिए, जब मुसलमानों ने तरक्की की तो अरबी ज़ुबान में सारी चीज़ें आईं। जो अरबी ज़ुबान में वो चीज़ें हमने लाना छोड़ दी, हमने प्रिंटिंग प्रेस को निकाल दिया, मंगोलों ने हमले कर दिए, 100 चीज़ें हो गई हमारे साथ, हम बैठ गए। और अरबी ज़ुबान में आने का फ़ायदा ये था कि अरबी हम बचपन से पढ़ते थे, हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, हमारे लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को वहाँ पर यानी उस ज़माने में आती थी। तो जब तक आप साइंस उर्दू में लेकर नहीं आएंगे, जब तक आप हिसाब रियाजी उर्दू में लेकर नहीं आएंगे, जनरल साइंस उर्दू में लेकर नहीं आएंगे, इंग्लिश को उस वक्त बोला जाएगा जब आपके सामने कोई ऐसे साहब आए जिनको अंग्रेज़ी सिर्फ समझ आती है। मैं तो ज़ाती ख्याल मेरा ये है कि आपको उस वक्त भी नहीं बोलना चाहिए, ट्रांसलेटर्स आ गए हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर आए हैं, वो खुद हम जाने। हमें जब तक अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र नहीं होगा, आपने सुना है कभी चाइनीज़ को वो इंग्लिश बोलते हुए फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ या सदर के साथ? लेकिन हमारे ऊपर छाप है और सिर्फ ये हमारी एक लाइल्मी लापरवाही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा फाइनेंशियल मॉडल है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल मॉडल है। और वो फाइनेंशियल मॉडल, क्योंकि मैं उसको बड़े डिटेल में देख के आया हूँ, उसके बारे में मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। मैं आपकी क्रिएटिविटी पे छोड़ता हूँ कि आप समझिए कि हमारे ऊपर इस ज़ुबान से कैसे हुकूमत की जा रही है और उर्दू बोलने वालों को जो नेचुरल टैलेंट है उसको ऊपर आने से मुस्तकिल रोका जा रहा है। और इसी वजह से हमारे मुल्क में जो 24-25 करोड़ लोग हैं वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर पा रहे। मैं उस आदमी को लीडर मानता ही नहीं हूँ जिसके पास 10 लोग हों, जिसकी टीम में 10 लोग हों और वो 9 लोगों से काम ले रहा हो और एक को उसने छोड़ा हो कि यार ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसे लीडर नहीं मानता। लीडर वो होता है जो बाप की तरह होता है। लीडर वो होता है जो अपने सब बच्चों को, कोई कम छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई होशियार है, कोई निस्बतन कम होशियार है, सबको वो लेकर चलता है। क्या माँ बाप ने छोड़ा है कि ये बच्चा ये कम है, इसको छोड़ देते हैं, इससे बात नहीं करते? तो हम इतने बड़े चंक को कैसे भूल सकते हैं? क्या हमने जवाब नहीं देना? क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? चंद पैसों की खातिर हम इतने बड़े चंक को कैसे भूल सकते हैं? और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करते हैं। तो पहली बात यह है कि मैं तख्ती के तमाम नाज़रीन से ये कहूँगा कि आप अपनी ज़ुबान को बोलने में फ़ख्र महसूस कीजिए। जब आप नहीं अपनी ज़ुबान को बोलेंगे, आप बाहर हैं, आप अंदर हैं, जहाँ पर ज़रूरत है बोले इंग्लिश, हम नहीं आपको रोकते। लेकिन जहाँ आप समझते हैं कि ऑडियंस उर्दू में समझ सकते हैं, आप वहाँ पे उर्दू बोलें। हम अपने मुल्क में उर्दू बोलने का रवाज लाएं ताकि हमारे जितने बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान के मज़ाफ़ात में हैं, जो जनूबी पंजाब में है, जो केपी के शुमाली इलाकों में हैं, जो सिंध में हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, हर जगह पर हैं, वो धारे में आ सकें, वो समझ सकें हम क्या बातें कर रहे हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी समझ सकें, वो जदीद तरीके समझ सकें, वो समझ सकें पढ़ाई में क्या हो रहा है। एक किला बनाया हुआ है, जिस तरह गोरे आते थे हमारे मुल्क पे और उन्होंने किले बनाए हुए थे और उनकी जो रहना सहना था उस किले में होता था और बाकी की दुनिया का उनको कोई परवाह नहीं थी। वो आज जितना मर्जी कहते रहे कि हम तो बहुत ज़्यादा एटिकेट्स वाले हैं, मैनर्स वाले हैं, लेकिन
جتنا گوروں نے استحصال کیا ہے اس علاقے کا وہ ہم سب جانتے ہیں. اور ہمارا کیا، افریقہ کا بھی، فرانس کو دیکھ لیں، افریقہ میں ابھی بھی اس کی کالونیاں موجود ہیں. تو وہی استحصال اس وقت ہمارا یہ جو اوپر والا اشرافیہ ہے وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. اور اس کا بہت بڑا ایک ہتھیار انگریزی زبان ہے. انگریزی زبان ہمارے ملک میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ میرے ان جذبات کو، جو کہ پچھلے 10-12 دنوں سے بہت زیادہ ابل رہے تھے، آپ تک میں پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں، اور آپ سوچنے پر آپ کو کچھ مجبور کیا ہو کہ یار ہمیں اگر اپنی زبان پر فخر نہیں ہوگا تو حضور اور کسی کو نہیں ہوگا. تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے.